Okay, so talking about audit, first of all, client company is known as the company. Firm is known as the auditor, also known as the practitioner, also known as the skilled individual. Now, what is audit? Or what is an auditor? Who's an auditor? What do we do? What does he do? Okay, so audit is basically about where you systematically examine, evaluate, and assess the financial records or the financial statements, the process of the client company, that is the company of yours where you are assigned the work. So, in order to provide the stakeholders with assurance, that is ऑडिट में आप सिस्टमैटिकली एग्जामिन कर रहे हो एफएस को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप इवैल्यूएट करते हो, सिस्टमैटिकली एग्जामिन करते हो कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आप डिटेक्ट नहीं कर रहे हो, बस आप चेक कर रहे हो, सिर्फ इंश्योर कर रहे हो कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ढंग से अप्लाई किए हैं ना। तो जब आप ऐसा करते हो ताकि आप अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको कि ऐसा ऐसा मुझे पता लगा इसमें से, जिससे स्टेक होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस मिल जाए, उसे हम ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट इज़ बेसिकली अबाउट असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट कंपनी टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद अश्योरेंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंटिटी, जो भी क्लाइंट कंपनी है। ठीक है, तो ऑडिटर का काम क्या हुआ कि इवैल्यूएट करना है इन एफएस को ताकि आप अश्योरेंस दे सको स्टेक होल्डर्स को। अब ऑडिटर कौन है? ऑडिटर वो है जो ऑडिट को परफॉर्म कर रहा है, एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो ऑडिट को प्रैक्टिस कर रहा है। ये कंपनी के एक्सटर्नल होता है, इट इज़ एक्सटर्नल टू द कंपनी। और ये अपॉइंट कौन कर रहा है? इन्हें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एक एनुअल जनरल मीटिंग में। इनका मेन काम है चेक करना एफएस को और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, जिससे एक बेसिकली एक कंक्लूजन देना जिससे शेयर होल्डर को अश्योरेंस मिल जाए। तो अच्छा, ओके, तो ये सिर्फ मटेरियल आइटम्स को ही चेक करते हैं, उन्हीं को वेरीफाई करते हैं, सैम्पल बेसिस पे करते हैं, and they are not responsible to detect the fraud also. Their main purpose, main motive is to check the application कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ढंग से अप्लाई हुए हैं या नहीं। और लास्ट में इनका काम होता है कि जब सब चेक हो गया तो एक रिपोर्ट बना के तैयार करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें ये अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि मेरे हिसाब से एफएस ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो इसके लिए इन्हें ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। ऑडिट प्रोसेस जो है वो है कायरो। कायरो रेफर्स टू CAI3R2O। फ्रॉम दिस वी मीन C फॉर कन्फर्मेशन। जब आप कंफर्म करते हो बैंक से कि एफएस में अगर मुझे इतना लोन दिख रहा है तो मैं बैंक में कॉल करके पूछ रही हूँ कि उतना लोन है या नहीं, तो यू हैव कन्फर्म द थिंग। देन कम्स A, एनालिटिकल प्रोसीजर, वेयर यू कंपेयर एंड इन्वेस्टिगेट। अगर कोई भी अनयूजुअल या अब नॉर्मल चीज़ आपको दिख रही है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। थर्ड I, इंक्वायरी। जब आप इंक्वायर करते हो स्टाफ से कि ये सब सही होता है, कैसा चलता है, मतलब बस इंक्वायरी, बेसिकली स्टाफ से इंक्वायरी। फोर्थ थिंग, इंस्पेक्शन ऑफ असेट्स। अगर आपको एफएस में दिख रहा है कि इतने रॉ मटेरियल है, इतनी परचेज हुई है असेट की, तो आप फिज़िकली जाके चेक करोगे कि क्या सच में इतने एसेट्स पड़े हैं या नहीं। तो आपने इंस्पेक्शन करा फिज़िकली असेट्स का। नेक्स्ट आई है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवॉइस हो गया, रिसीट्स हो गई, परचेज ऑर्डर हो गया, गुड्स रिसीव्ड नोट हो गया, गुड्स डिलीवर्ड नोट हो गया। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यू इंस्पेक्ट एंड चेक आउट वेदर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे सच में है या नहीं, इनवॉइस वगैरह के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू।
देन यू रिकैलकुलेट, जो भी एफएस में आपको दिख रहा है, अगर अमाउंट्स जो भी दिख रहे हैं आपको, उन सबको आप टोटल करके देखोगे क्या वो वही आ रहा है जो इन्होंने लिखा हुआ है एफएस में, जो मैनेजमेंट ने टोटल करके लिखा है, इज़ इट सेम जो मैंने टोटल करा है, क्या कोई डिफरेंस है उसमें। देन आर सेकेंड लास्ट पॉइंट विच इज़ रीपरफॉर्म, टोटल करके चेक कर लिया सही आ गया। अगर आप टोटल सही भी आए या ना भी आए, फिर हम रीपरफॉर्म करते हैं। रीपरफॉर्म मतलब मैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने होते हैं उनको एथिकली, बीइंग द ऑडिटर आई विल फॉलो दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकली फॉलो करूँगी। और जैसे वो एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी, अब मेरे पास जैसे कि सारे इनवॉइस वगैरह आ चुका है, मुझे अब सब पता है, तो अब आई कैन रीपरफॉर्म दी एंट्री जैसे वो होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब मैंने कर ली अपनी एंट्री परफॉर्म और मेरे सामने उनकी एंट्री भी है, तो आई विल चेक कि क्या डिफरेंस है उसमें। अगर डिफरेंस है तो मुझे पता लग जाएगा कि ये ट्रू और फेयर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड एथिकली बाय देम टू देम। देन लास्ट पॉइंट विच इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से कि मैं ऑब्जर्व करूँगी कि इनका सिस्टम कैसा है, ये लोग क्या फॉलो करते हैं रूल्स, इनके कंट्रोल्स कैसे हैं, इनका स्टाइल क्या है और इनका कल्चर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली आई विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ एन ऑडिटर वर्क्स इन दिस प्रोसेस। देन एक की टर्म मिसस्टेटमेंट जो हम देखते हैं, मैनिपुलेशंस भी कहते हैं हम इन्हें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब भी कोई डिफरेंस हो, जैसे कि अभी मैंने बताया रीपरफॉर्म करेंगे, कि मैंने अपनी एंट्री परफॉर्म करी और मैं चेक कर रही हूँ, जैसे मेरे को करनी थी, एक ऑडिटर करता है जैसे, या किसी अकाउंट जो मैनेज करता है उसको करनी चाहिए एथिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो वैसी एंट्री, आइडियल एंट्री, और जैसी एंट्री पास हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, उसमें जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज मैनिपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट इन दी एफएस। तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट कंपनी, तो जो भी डिफरेंस होगा वो मैनिपुलेशन है। अब दो केसेस हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट में, ओवर स्टेटेड भी हो सकता है, अंडर स्टेटेड भी हो सकता है। क्या पता जो एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग 90,000 होना चाहिए था एक्सपेंस, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 1,20,000 दिखा रखा है, तो दे हैव ओवर स्टेटेड द थिंग। इन केस मेरी एंट्री शो कर रही है कि इनकम जो है वो 90,000 है, बट दे आर शोइंग कि उनकी इनकम तो सिर्फ 70,000 है, तो दैट केस शोज़ कि अंडरस्टेटेड में स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थिंग, इंटरनल कंट्रोल इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब इंटरनल कंट्रोल इम्पैक्ट तो करते हैं, अब किस वे में करते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, इफ़ दे आर गुड, दैट मीन्स देर आर लेस चांसेस of misstatements or manipulations in the FS, and vice versa in the case अगर internal control बुरे हैं, that means they are poor, तो in that case there are more and high chances of the misstatement in the FS। तो जब internal control अच्छे हैं that means chances कम है। अगर chances कम है misstatement होने के, तो मेरे को ज़्यादा टेस्टिंग करने की नीड नहीं है। दैट मीन्स मैं सब्सटेंटिव टेस्ट जो करूँगी वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं बहुत डिटेल में टेस्टिंग नहीं करूँगी। आई वोंट टेस्ट इट इन डिटेल, आई वुड रादर गो फॉर लोअर सैम्पल साइज। बट in case when the control is poor, the internal control is poor, that means there are greater chances of misstatement in the FS. FS is financial statement. So in that case I will test more and more in detail, and even my sample size to test that FS would be higher. Okay, next topic, expectation gap. Expectation gap means expectations versus reality के बीच में जो gap है, that is the expectation gap। यानी कि लोग क्या सोचते हैं ऑडिट के बारे में और ऑडिट एक्चुअली क्या है। तो gap of public opinion about audit and what audit actually is, or the difference, in other words अगर हम simple words में बोले, difference between the expectations of public about audit and what's the reality। ओके, तो लोग सोचते हैं, पहला पॉइंट, लोग सोचते हैं कि जो ऑडिटर है वो 100% टेस्ट करता है, यानी कि पूरे एफएस को टेस्ट करेगा, विच इज़ नॉट ट्रू। इंस्टेड ऑडिटर जो है वो सिर्फ
सैम्पल साइज पे टेस्ट करेगा, सैम्पल बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लोग सोचते हैं कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा सारे के सारे एफएस को, एफएस में हर एक चीज़ को वेरीफाई करेगा, हर एक चीज़ की एंट्री को दोबारा दोबारा चेक करेगा। नहीं, ऑडिटर सैम्पल बेसिस पर काम कर रहा है, सैम्पल ले करके उसमें से भी जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, मटेरियल आइटम्स होंगी, सिर्फ उन्हीं को वेरीफाई किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, दैट दे आर गिविंग द गारंटी आफ्टर द ऑडिट, ऑडिट की गारंटी दे रहे हैं कि हाँ हमने ऑडिट किया और हम गारंटी लेते हैं कि अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो हमारे ऊपर है, विच इज़ नॉट ट्रू। They only give the opinion on the basis of what they have checked, what they have checked on the sample basis, on the material items. तो जितना उन्होंने चेक किया है सिर्फ उस पर ओपिनियन दिया जाता है, अश्योरेंस दिया जाता है, कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अच्छा अब इनका इंटरकनेक्शन है फोर्थ पॉइंट का। लोग सोचते हैं कि ऑडिटर का काम है कि वो एफएस में से फ्रॉड को डिटेक्ट करके देगा अगर कोई फ्रॉड इन लोगों ने कर रखा है कंपनी ने, विच इज़ नॉट ट्रू अगैन। वाई? बिकॉज वो गारंटी इसी चीज़ की तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने सैम्पल बेसिस पे चेक किया। अब क्या पता जो सैम्पल उसने उठाया हो उसमें फ्रॉड हो ही ना, और जो उसने नहीं उठाया वहाँ पे फ्रॉड हो, तो वो फ्रॉड नहीं डिटेक्ट कर पाया। पहली बात तो उसका काम है भी नहीं फ्रॉड डिटेक्ट करना, उसका काम मेन है कि इन्होंने एंट्रीज ढंग से पास करी हैं या नहीं करी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और कोई गलती ना हो बस, राइट। सो उसने इसीलिए गारंटी भी नहीं ली और उसका काम ही नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना। तो उसका मेन काम क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना, अश्योरेंस देना, और इंस्टेंट वो सिर्फ इतना इंश्योर करेगा कि जो एफएस है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, क्योंकि वो सैम्पल बेसिस पे चेक कर रहा है और उसमें से भी मटेरियल आइटम को ही वेरीफाई कर रहा है। तो उसका काम है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, कोई एरर ना हो, फ्रॉड ना हो, डिटेक्ट नहीं करेगा वो। ये नहीं कि वो सिर्फ फ्रॉड ढूंढ रहा है, अगर मिल गया तो बता देगा। सो अच्छा, और एक चीज़ कि वो एक चेक करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से हो। नेक्स्ट थिंग कम्स अप एजेंसी। Agency is all about the relationship between the principal and the agent. Principal being the shareholder, agent being the board of director और the auditor. तो मेन काम क्या है? प्रिंसिपल यानी कि शेयर होल्डर जो है वही अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि तुम मेरा काम करोगे। तो जो उसका काम कर रहा है उसके बिहाफ पे, यानी कि शेयर होल्डर के पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं मान लो कितने शेयर खरीदती होंगी, तो मैं बहुत सारी कंपनियों में मान लो मेरा शेयर है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंपनियों की अगर मालिक हूँ, चाहे छोटे छोटे हिस्सों के लिए ही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कंपनी में जाके हर एक चीज़ को चेक करके आऊँ। तो आई वुड रादर all the shareholders will come up together into an AGM, that is annual general meeting, and then they would mutually decide to appoint an auditor, a practitioner, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस हो सके, उन्हें सिक्योरिटी मिल जाए, उन्हें अश्योरेंस मिल जाए जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स उस कंपनी ने बनाए हैं वो सही हैं या नहीं, वो क्या हो रहा है उनकी कंपनी में, हमें नहीं पता, हम नहीं रोज़ घुस घुस के जा के चेक कर सकते। सो द रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। अब मैं शेयर होल्डर हूँ, बहुत सारे शेयर होल्डर ने मिल के एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया है, तो वो प्रैक्टिशनर हमारे बिहाफ पे वो काम कर रहा है, मेरा एजेंट है। ओके, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं कंपनी की मालिक हूँ, मेरे को ज़्यादा पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे टाइम नहीं है। टाइम भी ना हो भले ही, बट आई एम द ओनर ऑफ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, तो देर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट तो रोज़ काम कर रहा है, मैनेजमेंट ही तो एफएस बना रहा है, मैं तो सिर्फ पैसा लगा के साइड हूँ। सो मैनेजमेंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स, दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ स्टीवर्डशिप का मतलब होता है, पहले तो स्टीवर्ड होते कौन है? केयर टेकर, जो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे स्टीवर्डशिप से ही समझ आ रहा है, शिप मीन्स जहाँ पर एक इंसान दूसरी या एक पार्टी दूसरी पार्टी का ध्यान रख रही है। अब दूसरी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी के सामान का ध्यान रख रही है। एक पार्टी कौन है यहाँ पे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दूसरी पार्टी यानी कि शेयर होल्डर के कौन से सामान का ध्यान रख रही है? उसके एसेट्स का, जहाँ पर उसने पैसा लगाया उसके एसेट्स का वो ध्यान रख रही है, उसका एफएस बना रही है।
तो केयर टेकर कौन हुए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो केयर टेक कर रहे हैं एसेट्स का जो कि शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर की वेल्थ का ध्यान रख रहे हैं हम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट एज स्टीवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब डेफिनेशन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की बीइंग द स्टीवर्ड, कि वो सेफ गार्ड करें प्रॉपरली रिसोर्सेज को जो कि उनको इंटरेस्ट यानी कि उनको दी गई हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। एंड अकाउंट करें, अकाउंट मीन्स टू चेक एंड टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। जो भी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए वो आंसरेबल होंगे ना कि हमने ये क्यों डाला, यहाँ पे कितनी परचेज हुई थी और हमने ये डाल दिया, तो गलत चीज़ डाली है। तो इफ दे हैव डन सच थिंग तो दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। अच्छा, अब एक चीज़ है, स्टीवर्डशिप में ट्रस्ट रहता है, यानी कि शेयर होल्डर ट्रस्ट बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी वेल्थ देते हैं कि तुम इसका ध्यान रखो। तो वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप रहता है। तो ट्रस्ट और लॉयल्टी में जब आता है दैट मीन्स अ ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी वेयर वन पार्टी दैट इज़ द शेयर होल्डर मस्ट one party that is the board of director must act in good faith in the best interest of another party that is shareholder। वो उसका ध्यान रखेगी उसके शेयर होल्डर की वेल्थ का, रादर देन फॉर पर्सनल गेन। अपने गेन के लिए कुछ नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ शेयर होल्डर के वेल्थ का ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब इसमें एक चीज़ है, स्टीवर्डशिप जो होती है, ध्यान सामान का जो रखा जा रहा है शेयर होल्डर की वेल्थ का, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख रहे हैं। ऑडिटर का काम नहीं है उसका ध्यान रखना। काम का मतलब उसका ध्यान रखना जो काम है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। लेकिन जो फिड्यूशरी ड्यूटी होती है वो होती है ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, दैट इज़ बेसिकली बोथ इन बिटवीन शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो आ गई क्योंकि उनको स्टीवर्डशिप करनी है, उनको सामान का ध्यान रखना है, तो वो तो ट्रस्ट आएगा ही बीच में, तो फिड्यूशरी ड्यूटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन ऑडिटर्स में भी आ जाती है। ऑडिटर्स स्टीवर्डशिप नहीं करते हैं बट दे डू परफॉर्म थिंग्स, जैसे कि एफएस का सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करना, असेसमेंट करना, अश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो इस केस में भी ट्रस्ट और लॉयल्टी की ड्यूटी आती है, जिसमें उनको अपने पर्सनल गेन का ध्यान ना रखते हुए शेयर होल्डर के बेस्ट फेथ पे उन्हें काम करना होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो फिड्यूशरी ड्यूटी। तो यू हैव टू have a look onto this. Stewardship is only between the board of director and shareholders, as only they are responsible for their wealth, whereas fiduciary duty, that is duty of trust and loyalty, is between both board of director shareholder as well as auditor and shareholder. Talking about what accountability and answerability is, so answerability is an obligation of management or board of director and auditor to give the true and fair account of how resources have been utilized or used। तो ये काम देखो, अकाउंटेबिलिटी मतलब कौन आंसरेबल है कि मैंने ये किया तो मैंने क्यों किया। अगर कल को आपको पूछते तो आप पे ब्लेम आएगा उस चीज़ का, तो आप ब्लेम सहन करोगे। इज़ हु विल बी ब्लेम्ड फॉर वट एवर दे हैव डन ना, इज़ वॉट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी सॉरी। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो आंसरेबल हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने प्रिपेयर करी है, कि वो कल को आंसरेबल होंगे कि मैंने इस एंट्री में ये अमाउंट डाला, मैंने क्यों डाला, मैंने किस बेसिस पे डाला। तो दे विल बी ब्लेम्ड अगर कुछ भी गलत होता है, तो दे विल बी आंसरेबल। बट जब ऑडिटर का काम है उस एक्शन को वेरीफाई करना, डिसीजन लेना, ओनर के लिए डिसीजन देना उसको, तो ये इस चीज़ के लिए आंसरेबल है ऑडिटर। जस्टिफिकेशन के लिए ऑडिटर आंसरेबल है, वेराज प्रिपरेशन ऑफ एफएस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आंसरेबल है। ओके, नाउ ऑडिट साइकिल, ये सिस्टमैटिक अप्रोच जो कि फॉलो करी जाती है ऑडिटर को अपॉइंट करने से लेकर ओपिनियन तक। तो ऑडिटर को अपॉइंट या रीअपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि पहले ही बता दिया था। उसके बाद उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने ये काम करना है, तो फाइनल एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑफिशियली पर्पस के लिए, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट कंपनी। देन कम्स, ऑडिटर को काम मिल चुका है तो अब अपना काम स्टार्ट करेगा। तो काम स्टार्ट करेगा बाय प्लानिंग। पहले होगी प्लानिंग,
पहले वो चीज़ों को प्लान करेगा कि कैसे कैसे काम करना है, फिर वो परफॉर्म करेगा। तो जब वो परफॉर्म करेगा वो टेस्ट करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें 2 तरह के टेस्ट आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव टेस्टिंग। तो मैंने अभी बताया था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हमें पता लगता है कि कंट्रोल्स कैसे हैं, गुड है या पुअर है। गुड है तो लेस सैम्पल साइज, लेस डिटेल टेस्टिंग, दैट इज़ लेस सब्सटैंटिव टेस्टिंग। वेराज अगर इंटरेस्ट जो है पुअर है तो वाइस वर्सा। रिव्यू स्टेज आती है फिर लास्ट, 5th पॉइंट जो है हमारा। पहले अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑडिटर ने प्लानिंग करी, ऑडिटर ने परफॉर्म किया, फिर फाइनली जब उसका परफॉर्मेंस हो गया, एविडेंस कलेक्ट हो गए, तो वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, अश्योरेंस दे देगा। अश्योरेंस मीन्स नो गारंटी बट हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैज़ चेक्ड टिल नाउ। तो ओपिनियन जो है ऑडिटर का वो 2 तरह का हो सकता है, एक होता है मॉडिफाइड, एक होता है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब उसमें कोई चीज़ें चेंजेस नहीं आई हैं, जैसा कंपनी ने बोला था बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि कंपनी ने बोला है हमने ये एफ बना के दिया और बिल्कुल ट्रू और फेयर है, क्योंकि कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि हमने एफ बना के दिया और हमने तो गलत एफ बनाई है जी, ऐसा थोड़ी बोलेगी वो। तो वो तो ये बोलेगी कि हमने जो दिखाया है वो सच ही दिखाया है। तो जब ऐसा सच में हो कि जो उन्होंने दिखाया है वो सही है, ट्रू है, फेयर है, दैट इज़ कॉल्ड अनमॉडिफाइड, यानी कि इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करी गई है। तो ऑडिटर कह रहा है कि जो एफ है दे आर ट्रू एंड फेयर, दैट इज़ क्लीन ओपिनियन, देयर इज़ नो चेंजेस, नो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड, दैट इज़ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वेराज जब हम बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की तो उसमें 3 केसेस आते हैं। एक होता है क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड के केस में होता है कि आपने एफ बोला था ट्रू और फेयर है, लेकिन वो एक लिमिट तक है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो उसमें आपने गलत करी हैं, मैनिपुलेट करी हैं, स्टेटमेंट्स हैं आपकी एफ में। तो वो बोलेगा कि इनको छोड़कर, इन 2-4 चीज़ों को छोड़ के या 10-12 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें ट्रू और फेयर है। तो इसका जो होता है ओपिनियन होता है इसमें, एक्सेप्ट फॉर XYZ FS आर ट्रू एंड फेयर। इन केस ऑफ एडवर्स, एडवर्स के केस में रहता है कि बोला था कि FS ट्रू और फेयर है और बिल्कुल उल्टा निकल आया। क्या उल्टा हो सकता है कि ट्रू और फेयर नहीं है, दैट मीन्स आपने बोला था कि FS ट्रू और फेयर है, यहाँ तो सभी गलत हो रखा है, दैट मीन्स FS आर नॉट ट्रू एंड फेयर। इन केस ऑफ डिस्क्लेमर मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कि मॉडिफिकेशंस हो रही हैं इन ओपिनियंस में, तो डिस्क्लेमर के केस में आता है कि हम आपको, ऑर्डर कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, हमें नहीं पता कि FS ट्रू और फेयर है या नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी चीज़ें मिली ही नहीं कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ या मैं वेरीफाई कर सकूँ चीज़ों को ढंग से कि इन्होंने जो लिखा है, मुझे इतने एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो मुझे एविडेंस नहीं मिले, दैट मीन्स देर इज़ लैक ऑफ एविडेंस एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ओपिनियन, तो देर इज़ नो ओपिनियन expressed in that case. That is where the disclaimer modified opinion comes. Now what is assurance? Assurance बताया कि कोई गारंटी नहीं होती है, बस एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपॉइंट करती है, यानी कि शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं अपना कॉन्फिडेंस एनहांस कराने के लिए, बीइंग द इंटेंडेड यूज़र। कौन है इंटेंडेड यूज़र? शेयर होल्डर, ताकि उनका कॉन्फिडेंस एनहांस हो सके, ताकि जो बोल रहे हैं वो लोग, क्लाइंट कंपनी, जो कंपनी है वो बोल रही है कि हमने एफ ट्रू और फेयर बनाई है, तो उसकी सिक्योरिटी लेने के लिए कि हाँ सच में है ट्रू और फेयर या नहीं, ओपिनियन के लिए अश्योरेंस, दैट इज़ अश्योरेंस। दैट इज़ इट इज़ एन एंगेजमेंट व्हेन वन पार्टी अपॉइंट्स अनदर पार्टी to provide the satisfaction or to enhance the confidence of the intended user, that is in order to improve the quality of information and facilitate the decision making। अब एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए को फ़ोन ख़रीदना है, मिस्टर बी से वो कंफ्यूज्ड है वेदर ही शुड बाय इट और नॉट। तो इन केस, इस केस में क्या कर रहा है वो, इन दिस केस Mr. A is appointing the independent expert, that is the practitioner Mr. C, auditor, ताकि उसे एक ओपिनियन मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, श्योरिटी मिल सके, अश्योरेंस मिल सके। देर आर लॉट ऑफ नेम्स ऑफ अश्योरेंस, बट दैट मीन्स नो गारंटी, गारंटी नहीं है, लेकिन उसको एक थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा उस चीज़ में, कि अगर वो बोलता है कि ट्रू और फेयर तो नहीं है तो वो नहीं लेगा, उसे फ़ोन ख़रीदना है, वो कन्फ्यूज़ है। तो इसीलिए उसने मिस्टर सी को अपॉइंट किया। तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपॉइंट किया, बीइंग द इंटेंडेड यूज़र। कौन है इंटेंडेड यूज़र? मिस्टर ए, पहली पार्टी, ताकि उसका कॉन्फिडेंस एनहांस हो, वो डिसीजन ले सके। सो
अश्योरेंस हम जो है अश्योरेंस किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं, एनवायरनमेंट मैटर्स पे भी ले सकते हैं. अगेन अश्योरेंस नेवर मीन्स नो गारंटी. इंश्योरेंस assurance never means guarantee. It means you're getting an opinion, you're getting a surety, you're getting insurance, but no guarantee. तो अश्योरेंस किसी भी चीज़ पर हो सकता है, किसी इंटरनल कंट्रोल पे आपको मिल गया, एनवायरनमेंट मैटर पे मिल गया, सब्जेक्ट मैटर कोई भी, जैसे कि अभी सब्जेक्ट मैटर हमारा मोबाइल फ़ोन था, किसी भी चीज़ पे हो सकता है. अब अगर आप जो है अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कराते हो किसी कंपनी के, जब आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कराते हो, कॉरपोरेट में घुस जाते हो अश्योरेंस को लेकर, उसे हम बोलते हैं ऑडिट. तो ऑडिट जो है वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कह लो, सबसेट कह लो, सबसेट, एक्चुअली अ सबसेट ऑफ अश्योरेंस. अश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अश्योरेंस होता है. जब अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा तब वो ऑडिट कहलाएगा. अच्छा, अश्योरेंस का हम कंक्लूजन और ओपिनियन भी बोलते हैं. 5 एलिमेंट्स आते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट के, जिसमें पहला एंगेजमेंट जो आता है हमारा वो होता है थ्री पार्टीज़ इन्वॉल्व. मैंने एग्जांपल दिया था मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी. मिस्टर ए वॉज द बायर, मिस्टर बी वॉज द सेलर, मिस्टर सी इज़ द प्रैक्टिशनर. सो मिस्टर ए कौन है? जिसने अपॉइंट किया प्रैक्टिशनर को, यानी कि मिस्टर सी को, ताकि उसे पता लग सके उसे फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो इस केस में मिस्टर ए इज़ द इंटेंडेड यूज़र, क्योंकि वही तो उस ओपिनियन को यूज़ करने वाला है डिसीजन लेने के लिए. तो बायर इज़ द इंटेंडेड यूज़र, एन इंडिविजुअल और क्लास ऑफ इंडिविजुअल who need the assurance, who require the opinion to decide about any subject matter, anything. Next comes the responsible party, जिसके बारे में ये चीज़ असेसमेंट हो रही है, ऑडिटिंग हो रही है, प्रैक्टिस की जा रही है. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कि मिस्टर बी जो कि सेलर है, जो फ़ोन बेच रहा है, वो होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी. क्योंकि अगर कुछ भी गलत निकला तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए. यहाँ पर आता है मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहा है प्रैक्टिशनर को, ताकि उसे पता लगे कि ट्रू और फेयर एफएस बनी है या नहीं बनी है. अगर ट्रू और फेयर नहीं बनी है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर बी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि उसने क्यों नहीं बनाई. अब आते हैं प्रैक्टिशनर और ऑडिटर पे, जो कि हमारा होता है थर्ड, मिस्टर सी, सेकेंड पार्टी बोलते हैं हम इसे. क्यों? क्योंकि पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपॉइंट किया है ताकि उसे अश्योरेंस मिले, कॉन्फिडेंस एनहांस हो, सेटिस्फैक्शन मिले. तो पहली पार्टी कौन है? शेयर होल्डर. दूसरी पार्टी है प्रैक्टिशनर. द वन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस टू द इंटेंडेड यूज़र एंड शुड बी, ये ध्यान रखना, ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, और एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, ऑडिट की फील्ड में. क्लियर? अच्छा, इसका एक डायग्राम भी होता है थ्री पार्टी का. 3 पार्टी आती है. सब्जेक्ट मैटर पे वर्क हो रहा है तो सब्जेक्ट मैटर अपना रहता है, जिस पे वर्क कौन कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया रिपोर्ट और उसको ऑडिट हो रहा है. ऑडिट कौन कर रहा है? ऑडिटर, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, दैट इज़ द प्रैक्टिशनर. वो एविडेंस लेता है. देखो, सब्जेक्ट मैटर यानी कि मोबाइल फ़ोन, उसका क्राइटेरिया है, उस पर एविडेंस कलेक्ट करेगा ऑडिटर और उस पर अश्योरेंस देगा. किसको देगा? शेयर होल्डर को देगा, यानी कि इंटेंडेड यूज़र को देगा. उससे उसको अश्योरेंस रिपोर्ट मिलेगी. तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने ही क्राइटेरिया सेट किया, एफएस बनाई. उस एफएस को एविडेंस कलेक्ट करके अश्योरेंस रिपोर्ट देगा ऑडिटर. वो अश्योरेंस रिपोर्ट मिलेगी इंटेंडेड यूज़र को, फिर वो डिसाइड करेगा कि फ़ोन लेना है नहीं लेना है. अच्छा, 5 एलिमेंट है अश्योरेंस के. पहला एलिमेंट था हमारा थ्री पार्टी, जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी. सेकंड आता है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिसके ऊपर ऑडिटिंग हो रही है. बात क्या है? किसके ऊपर ऑडिटिंग हो रही है? किसकी वेरिफिकेशन कर रहे हो? तो कोई भी डेटा, भले ही वो एफएस है, जैसे कि बताया था अभी, एश्योरेंस किसी भी चीज़ की एश्योरेंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एफएस ही हो. एनवायरमेंटल मैटर की भी हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर की हो सकती है. तो कोई भी डेटा विच इज़ बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द ऑडिटर for the purpose of assurance to the intended user,
इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। किसी भी डेटा पर जब इवैल्यूएशन किया जाता है ऑडिटर के द्वारा अश्योरेंस लेने के पर्पस से, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा इंटेंडेड यूज़र को, उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। अब क्राइटेरिया इज पैरामीटर जो कि आपने सेट किया है अगेंस्ट विच द सब्जेक्ट मैटर इज़ बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द प्रैक्टिशनर। यानी कि अगर मैं एफएस पे अश्योरेंस चाह रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आई वोंट एवर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगैन एंड अगैन, आई विल ओनली यूज़ एफएस, ठीक है। तो अगर मेरे को चाहिए कि मुझे एफएस पे अश्योरेंस मिले तो मेरा क्राइटेरिया होता है एक। अब मैं किस बेसिस पे चेक करूँगी? मैं सब्जेक्ट मैटर मेरा एफएस है, मान लो मुझे एफएस पे अश्योरेंस चाहिए, तो मैं किस बेसिस पे चेक करूँगी? तो किस बेसिस पे चेक करूँगी? सैम्पल बेसिस पे नहीं, हुआ तो मैं करूँगी, बट मेरा बेसिस क्या है? मेरा बेसिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरा IFRS IAS सारे स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, उनको मैच करूँगी मैं, जो पैरामीटर है अगेंस्ट द सब्जेक्ट मैटर, ताकि मैं डिफरेंस पता लगा सकूँ ना कि वो ट्रू और फेयर है। मैं किस बेसिस पे चेक कर रही हूँ? क्राइटेरिया के बेसिस पे। सो आवर थर्ड एंगेजमेंट इज़ क्राइटेरिया। अब मैंने यूज़ किया क्राइटेरिया सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, मैंने पता लगाया, ये चीज़ें मिली मुझे, तो जो चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली ना, जो मैंने हासिल किया, जैसे मुझे पता लगा कि सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, तो वो है एविडेंस। All the information and explanation collected by the practitioner by applying suitable procedures, जो कि हमने बताया था procedures कौन से होते हैं। Cairo is CAICUBRO, that is confirmation, analytical procedure, inquiry, inspection of assets, inspection of documents, retotal, recalculate, एक ही बात है, और reperform, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ द प्रोसीजर। जिस प्रोसीजर को फॉलो करके प्रैक्टिशनर एक्सप्लेन करता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो उसने कलेक्ट करी है ऑन द गिवन सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि एफएस है, तो उन्हें हम बोलते हैं एविडेंस। एविडेंस जो होते हैं वो सफिशेंट होते हैं, सफिशेंट यानी कि क्वांटिटी में, या फिर अप्रोप्रिएट होते हैं क्वालिटी में, कि ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। क्या पता ट्रस्ट वर्दी नहीं हो जो मुझे एविडेंस मिले, तो डिपेंड करते हैं, या तो सफिशेंट होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, दोनों होते हैं। अब आता है लास्ट हमारा एंगेजमेंट विच इज़ अश्योरेंस रिपोर्ट। जब देखो बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा है, पहली होती है 3 पार्टीज, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूज़र और प्रैक्टिशनर। फिर आता है हमारा किस चीज़ पे हो रहा है ये सब, सब्जेक्ट मैटर, किस बेसिस पे कर रहे हो आप, क्राइटेरिया, इससे क्या मिल रहा है, एविडेंस। फिर फाइनली क्या कर रहे हो, ओपिनियन को एक्सप्रेस। उस ओपिनियन को कहाँ डाल दोगे, रिपोर्ट में। तो दैट इज़ अश्योरेंस रिपोर्ट इज़ आवर 5th एंगेजमेंट, द रिटन रिपोर्ट by the practitioner containing assurance on the subject matter being addressed to the intended user। that is, आप एक रिटन रिपोर्ट दे रहे हो, प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर है वो रिटन रिपोर्ट दे रहा है कंटेनिंग अश्योरेंस, जिसमें अश्योरेंस है, उसका ओपिनियन है कि मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं सब्जेक्ट मैटर पे, जिसमें वो किसको एड्रेस कर रहा है, वो क्यों दे रहा है, ये किसके लिए दे रहा है, सब्जेक्ट मैटर पे दे रहा है, लेकिन किसके लिए दे रहा है, ये दे रहा है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन है, इंटेंडेड यूजर। कीप दैट इन योर माइंड while you're writing these 5 assurance engagement, 5 key elements of assurance engagement, you have or you must, it's actually very important ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जो एंगेजमेंट में वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं नहीं बोलूँगी बार बार शेयर होल्डर, वाई वुड आई यूज़ एफ एस, मैं नहीं बोल रही एफ, मैं बोलूँगी सब्जेक्ट मैटर, मैं नहीं बोलूँगी शेयर होल्डर, मैं बोलूँगी इंटेंडेड यूज़र। आई वोंट यूज़ द वर्ड कंपनी और क्लाइंट कंपनी, आई वुड रादर से the responsible party, I would rather say the practitioner instead of the auditor or the appointed person by the shareholder. I would not use the normal words, I would rather use the key element words. ठीक है, in this part we'll keep it till here and continue in the next part. So till then, keep watching, keep learning and stay happy.